कर दिया चलिए, तो आज हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे और मिडिवल इंडिया का थर्ड सेक्शन। इन मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने किया था 3 पार्ट, प्री मिडिवल, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड। टुडे वी आर स्टडिंग मुगल पीरियड। हम लोग मुगल काल पढ़ रहे हैं। हालांकि मुगल काल के इंग्लिश में MUGHAL भी होता है, MOUGHAL भी होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मुगल पीरियड, मुगल पीरियड। तो मुगल काल के अंतर्गत, मुगल काल में पहली बात तो यह याद रखना है कि इसका काल कब से कब तक है, 1526 से 1858, 1526 टू 1858। तो ये याद रखना है यहाँ। एक्चुअली इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, यानी मुगल काल के 2 भाग हैं। एक तो है मुख्य मुगल, एक है मुख्य मुगल, मेन मुगल, और दूसरा है उत्तरकालीन मुगल, लेटर मुगल, उत्तरकालीन मुगल। यह जानना जरूरी है, उत्तरकालीन मुगल, लेटर मुगल। और जो मुख्य मुगल है, मुख्य मुगल का काल है बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब 1526 टू 1707, 1707 तक। और उत्तरकालीन मुगल है 1707 से 1707 टू 1858, लेटर मुगल या पोस्ट मुगल भी बोलते हैं। तो मेन मुगल एंड लेटर मुगल। और यही याद रखना है यहाँ पर कि ये जो है मेन मुगल इज अ पार्ट ऑफ मिडिवल इंडिया, वाइल लेटर मुगल और पोस्ट मुगल इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये उत्तरकालीन मुगल आधुनिक भारत का भाग है, ये आधुनिक भारत का भाग है, तो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। तो इसमें हम लोग इसको 2 भागों में बांट करके देखेंगे और इसके अंतर्गत शासक वर्ग को भी हम लोगों को देखना है। तो मुख्य मुगल जो है ये इसमें बाबर से लेकर के औरंगजेब तक है। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल काल का संस्थापक बाबर था। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हुए चलना है। एंड आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद, इन द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, पानीपत प्रथम के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, पानीपत का युद्ध जो पहला युद्ध हुआ था, पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। आप ये भी याद रखेंगे कि मुगल वेयर ऑल्सो तुर्क, मुगल भी तुर्क थे। अ स्पेशल स्पीसीज ऑफ तुर्क, तुर्क की एक विशेष प्रजाति, और एक विशेष प्रजाति है और जो मंगोल और तुर्कों की मिश्रित प्रजाति है। माता की ओर से मंगोल, पिता की ओर से तुर्क। अच्छा, एक और चीज, ये स्थिति इससे पहले भी आई थी, करोना जनजाति जब हम लोग किए थे ना, किसके बारे में, करोना कब था, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, वहां भी हम लोगों ने देखा था तुर्क और मंगोल की मिश्रित प्रजाति। तो तुर्क और मंगोलों की मिश्रित प्रजाति, अ मिक्सचर, जो कास्ट ऑफ तुर्क एंड मंगोल वाज करोना एंड जस्ट लाइक, उसी के तरह से दैट वाज चगताई तुर्क, चगताई तुर्क शब्द का प्रयोग किया गया है बाबर के लिए। तो लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, इन 1526 1526 ईस्वी में, इन 1526 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। तो बाबर एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया, मुगल रूल इन इंडिया 1526 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की, वंश मत बोलिएगा, शासन की स्थापना की, मुगल शासन की स्थापना। और एक पॉइंट लिखिएगा कि बाबर चगताई तुर्क था, बाबर वाज अ चगताई तुर्क, बाबर चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क।
मतलब तुर्क की एक विशेष प्रजाति चगताई तुर्क, जिसे मुगल भी कहा जाता है, हु इज ऑल्सो नॉन एज मुगल, जिसे मुगल भी कहा जाता है। तो मुगल का मतलब हो गया चगताई तुर्क। चगताई तुर्क के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया गया। तो चगताई तुर्क था जो, जिसे मुगल भी कहा जाता है। यह तुर्क और मंगोलों की मिश्रित प्रजाति थी। तुर्क और मंगोलों की मिश्रित प्रजाति थी। मिक्सचर स्पीसीज, इट वाज अ मिक्सचर स्पीसीज ऑफ तुर्क एंड मंगोल। यह तुर्क और मंगोलों की मिश्रित प्रजाति थी, मिक्सचर स्पीसीज ऑफ तुर्क एंड मंगोल। तो बाबर चगताई तुर्क था। चगताई तुर्क एक टर्म यूज किया गया, कंफ्यूज मत कीजिएगा, जिसको मुगल कहते हैं। तुर्क और मंगोलों की मिश्रित प्रजाति है। यहीं पर याद रखना है कि बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था और तैमूर का 5वां वंशज था। उस पर हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इसमें पहले देख लेते हैं 6 शासक हैं। अच्छा देखिए 1526 1526 से 1757 तक कितने रूलर हैं? 6 रूलर हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और यहां कितने साल में? 150 साल में ना, 1526 से 1707 में 180 साल, 180 ईयर, यानी 180 ईयर्स में 6 रूलर्स हैं। और यहां देखिए लगभग 150 ईयर्स, मात्र 150 वर्ष में 12 शासक हैं। इसीलिए इसको लेटर मुगल बोला गया, उत्तरकालीन मुगल बोला गया, मुगलों का पतन बोला गया, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। दिस टाइम पीरियड वाज अ डिक्लाइन ऑफ मुगल। प्लस मैंने ये भी बताया कि मुख्य मुगल, मेन मुगल इज अ पार्ट ऑफ मीडिएवल इंडिया, वाइल लेटर मुगल, पोस्टा मुगल इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आधुनिक भारत का भाग है, ये मध्यकालीन भारत का भाग है। दिमाग में बैठा के रखना है। हम लोग पीपीटी के थ्रू भी चलेंगे तो पीपीटी में हम लोग देखेंगे मुख्य मुगल में 6 शासक हैं जबकि 12 शासक। हालांकि मॉडर्न इंडिया की क्लास, ये क्लास हो चुकी है लेटर मुगल। तो लेटर मुगल में हम लोगों ने देखा था 12 शासकों के बारे में, तो वो क्लास हो चुकी है आप लोगों की। तो यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत खत्म करेंगे, साथ ही साथ मॉडर्न भी। आप लोग का सैटरडे संडे अब मॉडर्न ही चलेगा, पिछले छुट्टी थी तो इसी कारण से नहीं चल पाया था। मीडिएवल को ही हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे संडे को मॉडर्न होगी और लगभग खत्म होने पर है। सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा जल्दी ही, और आपके लगभग सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो एकदम तैयार रहिए और टेस्ट कंटिन्यू दीजिए। टेस्ट होती है तो टेस्ट मत मिस कीजिए। टेस्ट यहाँ भी देना है और हर दिन सेट अपना भी बनाना है, ठीक है? अपना भी सेट हमेशा बनाना है। और स्टडी मटेरियल वगैरह, पीडीएफ वगैरह मैंने बोला है आप लोगों को तो मिला हुआ है। जो लोग ऑनलाइन वगैरह करते हैं तो समर्पण जीएस टेलीग्राम चैनल ब्लैक हो जा रहा है, तो वो पढ़िए ना, मोबाइल से पढ़िए ना, मोबाइल से भी। और अदरवाइज उसको ये कर दीजिए, हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या जो पढ़ाते हैं इसका पीपीटी चाहिए? अच्छा ठीक है। नोट्स तो सारा अवेलेबल है ही, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में बैठाना है। चलिए देखते हैं मुगल काल का टाइम पीरियड अभी तुरंत मैंने बता दिया था, 1526 से 1858 है। अब 1526 थोड़ा सा एक और चीज याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है, जो ये में राइटिंग में थोड़ी एरर है, उसको मैं ठीक करवाते जाऊंगा। तो ये जस्ट ऐसे ही छाप नहीं देना है, तो थोड़ा सा समझते हुए छापना है। तो ये आदत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मुगल काल कब से कब तक है? 1526 से 1858। मुख्य मुगल, लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है। बाबर 1526 से 1530, जैसे मुझे याद है वैसे आप लोग को भी याद रहना चाहिए। बाबर का काल है 1526 से 1530। उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं 1530 से 1555-56 है, मतलब 55 तक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 1556 तक है, लेकिन इसके शासनकाल में एक गैप है। यानी जब हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे तो हुमायूं के शासनकाल का, हुमायूं के काल का 3 भाग है। 2 भाग भारत में, बीच का 1 भाग भारत से बाहर, जहां की वो भागता रहा, इधर उधर भटकता रहा, और उसके बाद आया। उसके बाद अकबर का काल जो है एक लंबा शासनकाल। अकबर और औरंगजेब का काल देखिए दोनों का लगभग बराबर है, औरंगजेब का भी अकबर का भी। औरंगजेब भी है, औरंगजेब हाँ 1658 से 1707, लगभग 49 साल है। और यहाँ भी देखिए 1556 से
1605, तो 1605 तो 49 साल है। तो इसमें यही चीज ध्यान में रखना है कि अकबर का जो शासनकाल है, अकबर का शासनकाल वो पीक है, वो एक तरह से देखा जाए टॉप है मुगल का, लेकिन औरंगजेब का काल डिक्लाइन है, यहां से डिक्लाइन शुरू हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब के समय में था। औरंगजेब के समय में 21 सूबे थे, प्रांत को सूबा बोला जाता था। जैसे राज्य होता है ना, देश के अंतर्गत राज्य, अभी जैसे 29 राज्य, अभी कितना 28 राज्य, 28 राज्य है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा तो 28 राज्य है। तो उसी तरह से उस समय क्या थे, तो 21 सूबे थे, 21 सूबे थे औरंगजेब के समय में। कुछ इतिहासकार 20 ही मानते हैं, तो 20 अथवा 21 सूबे थे। तो सबसे ज्यादा अकबर के समय मात्र 12 सूबे थे। तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तो मुख्य मुगल इसीलिए है कि इस समय पावरफुल है, इसमें दरबारी लोग डिसीजन नहीं, डिसीजन राजा खुद ले रहा है। उत्तरकालीन मुगल इसीलिए कर रहे हैं, लेटर मुगल इसीलिए कर रहे हैं, मुगलों का पतन इसीलिए कर रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां क्या हो रहा है कि यहां डिसीजंस जो है कोर्टियर्स ले रहे हैं, दरबारी लोग ले रहे हैं। तो दरबारी वर्ग द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। इसी कारण से इसको लेटर मुगल बोला जाता है, पोस्ट मुगल बोला जाता है, या मुगलों का पतन बोला जाता है। क्लियर। और यहां पर याद रखिएगा कि लेटर मुगल में बोला जाता है एकमात्र शासक था बहादुर शाह प्रथम जिसने खुद से डिसीजन लिया। इसके बाद दरबारी लोग डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ये खुद से डिसीजन तो लिया, लेकिन जिस उम्र में ये था तो उसमें बोला जाता है कि खुद डिसीजन लेने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। यही कारण है कि कई बार उसको याद ही नहीं रहता था कि उसी ने डिसीजन लिया है, साहेब बेखबर कहते हैं उसको। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, कहाँ पर, लेटर मुगल में पढ़ लिया है। तो ये 2 भाग हैं। हम लोगों को अभी जो पढ़ना है मुख्य मुगल को पढ़ना है, ये वाला पार्ट पढ़ना है। तो बाबर 1526 से 1530, 30 से 55, 1530 से 1556, हुमायूं 1556 से 1605, अकबर 1605 से 1627, जहांगीर और 1627 से 1658, शाहजहां। हालांकि 1658 तक शासन है, 1658, अच्छा उस पर बाद में चर्चा करते हैं। 1658, फिर 1658 से 1707 औरंगजेब। यहां याद रखेंगे 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, बाबर की डेथ 1530 में हो जाती है। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, शासन समाप्त हो जाता है। और 1605 में, 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है। और 1627 के बाद 1658 में शाहजहां की डेथ नहीं होती है। शाहजहां को कैद कर लिया था अकबर ने, और कैद में वो डेथ, उसकी डेथ होती है 1666 1666 में। देखिए 1333 आप लोगों को याद करवाया था मैंने, इवन बतूता भारत आया था 1333, अब उसी को डबल कर दे 1666, तो शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद करने का अपना अपना तरीका है, वो कुछ इधर उधर लिंक कर लीजिएगा तो ईस्वी सन नहीं भूलते हैं। और ईस्वी सन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं याद हो रहा है छोड़ दीजिए। ईस्वी सन पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अब वो समय नहीं रहा। रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन में ईस्वी सन से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब वहां भी नहीं है। ग्रुप डी का भी क्वेश्चन अब जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया है, तो हर जगह कॉन्सेप्ट की बात होती है। तो कॉन्सेप्ट बनाइए, फैक्ट अपने आप याद हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही बनाना है कि मुगल काल के 2 भाग हैं, एक मुख्य मुगल, दूसरा उत्तरकालीन मुगल। उत्तरकालीन मुगल में अच्छा ये तो हो गया काल। उत्तरकालीन मुगल में बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह 1213, फिर फर्रुखसियर आया 13 से 19, फिर रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, नेकुसियर, ये सब जो है 1719 में ही है। 1719 से 1748 तक है मोहम्मद शाह, 1748 से 1754 तक है आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1759 तक है अहमद शाह है 48 से 54, और 54 से 59 है आलमगीर द्वितीय, और 59 से 1806 1806 तक है अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 तक है साहल। अच्छा थोड़ा सा वही होता है, फटाफट में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे मुझे याद है उस तरह से आप लोग भी याद कर लीजिए। 1707 से 12 बहादुर शाह प्रथम,
12-13 जहांदार शाह, 12-13 उधर आप देख सकते हैं, मैं इधर बता रहा हूं। 1707 से 1712 बहादुर शाह प्रथम, 1712-13 में जहांदार शाह, 13 से 19 में फारूक सियर, 19 में ही रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, नेकुसियर। फिर 19 से 48 तक मोहम्मद शाह, 48 से 54 तक अहमद शाह, 54 से 59 तक आलमगीर द्वितीय। अब वहां से द्वितीय सब है, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, तो चारों द्वितीय है। 1759 1759 से 1806 है शाह आलम द्वितीय, 1806 से 1837 तक है अकबर द्वितीय, और उसके बाद 1837 से 1858 तक है बहादुर शाह द्वितीय। यही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ये नेकुसियर है, ये नेकुसियर है, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, नेकुसियर। तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, नेकुसियर, ये तीनों आया गया। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आज हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा, एक तो पहले तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल, मुगल रूल, एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, सबको पता है। उसके पिता उमर शेख मिर्जा, पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। फरगना, फरगना लिखा हुआ फरगना होता है, फरगना के शासक थे। फरगना ट्रांस ऑक्सियाना, मध्य एशिया में ट्रांस ऑक्सियाना एक क्षेत्र है, वहीं पर उसी में एक फरगना था, एक छोटी सी रियासत थी, उसी का शासक था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा वॉज द रूलर ऑफ अ स्मॉल एम्पायर, एक छोटा सा साम्राज्य है, और वो इन फरगना में, तो फरगना में, और फरगना के उत्तर में उज्बेक शासक सैवानी खां था। सैवानी खां इन द मैप में मैं अभी बताऊंगा, पहले दिमाग में बैठाइए। सैवानी खां उत्तर में है, ऊपर से सैवानी खां था, जो बाबर से अधिक शक्तिशाली था। हु वाज मोर पावरफुल देन बाबर। बाबर से अधिक शक्तिशाली कौन है? सैवानी खां। सैवानी खां फरगना के उत्तर में, फरगना के उत्तर में, फरगना के उत्तर में, यानी कि ये जो क्षेत्र है, याद रखिएगा बाबर कहाँ का रहने वाला था? तो तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर में उज्बेकिस्तान है, पश्चिम में ईरान है, पश्चिम में ईरान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में उज्बेकिस्तान, और उसके बाद पूरब में अफगानिस्तान, पूरब में अफगानिस्तान। तो चारों ओर का एक मैप तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और अफगानिस्तान के बाद इधर पूरब में कौन है? भारत है। तो भारत जो आया, बाबर जो भारत आया, उसकी मजबूरी ज्यादा थी, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर एस्टेब्लिश मुगल रूल। उसके पिता, हिज फादर उमर शेख मिर्जा वाज द रूलर ऑफ फरगना, फरगना के शासक थे। फरगना के उत्तर में, इन द नॉर्थ ऑफ फरगना, उज्बेक रूलर सैवानी खां वाज रूलिंग ओवर उज्बेकिस्तान रीजन। तो उज्बेक शासक था कौन? सैवानी खां। who was more powerful than बाबर, जो बाबर से अधिक शक्तिशाली था। फरगना के पश्चिम में, इन द वेस्ट ऑफ फरगना, ईरान में, इन ईरान सफवी डायनेस्टी वाज रूलिंग। तो सफवी वंश शासन कर रहे थे, सफवी शासक, सफवी वंश। तो सफवी डायनेस्टी, सफवी वंश का शासन था। तो फरगना के उत्तर में उज्बेक, पश्चिम में सफवी, सफवी ईरान में सफवी, जो काफी शक्तिशाली थे। who were मोस्ट पावरफुल इन दैट टाइम, उस समय के सबसे शक्तिशाली थे ईरान वाले। और यही कारण है कि दोनों एरिया बाबर के लिए नहीं रहा। अब उतना ईस्वी सन मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे जितना पता है उसी से हिस्ट्री में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोलता हूं, विद्वान नहीं बनना है। लेकिन यहाँ पर यह ईस्वी सन की बात अगर करेंगे ना, तो ईस्वी सन एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था बाबर ने, वही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले उसको हार मिली, उसको हार मिली। सैवानी खान एक ही युद्ध में नहीं हारा है, 2-3 युद्ध में हारा है। जब देखा एट लास्ट की अब नहीं, कई बार इसने फरगना को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। तो उतना हम लोगों को नहीं करना है इतिहास में बस, नहीं तो अदरवाइज आपका इतिहास बन जाएगा कि तैयारी करने आए थे, करते रह गए।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूं कम पढ़ करके सक्सेस लेना है, तो जितना मैं पॉइंट बता रहा हूं इसी पर जाइए, इसके अलावा इस विषय पर दिमाग ज्यादा मत लगाइए। अगर आपको आता है वो तो अच्छी बात है, वो आपका प्लस पॉइंट है, तो वो उसको अपना अपना हथियार बना कर रखिए। वो चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखे थे ना, उसमें बताया था ना, जो आपका अपना कुछ चीज पावरफुल है जो वो उसको अपनी ताकत बना कर रखिए। लेकिन हाँ, जितना जनरल सब करते हैं उतना आपको करना है, तो वही मैं यहां करवा रहा हूं कि जनरल जितना करते हैं उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। आप अगर आप मतलब कि साइंस बैकग्राउंड से तो आपका साइंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से तो हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हर पेपर अपना अपना आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जितना सब करते हैं उतना आप क्लासरूम का वही वैल्यू है कि सब जितना करते हैं उतना मैंने किया। अब मैंने अपने पेपर में स्पेशलाइजेशन था मेरा, तो उसमें मैंने बेहतरीन किया और मैं सफल हो गया। तो यही चीज करना है, उससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। चलिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी को हुआ था, वैलेंटाइन डे का दिन है, तो ये ऐसे भी याद रहेगा। 14 फरवरी 1483, 1487, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। 83 कर दीजिए, हाँ, तो वही मैंने कहा था थोड़ा बहुत एरर मिलेगा, तो वो एरर ठीक कर लेना। 14 फरवरी 1483, 1483 को इसका जन्म हुआ था, और मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, देखिए ना, 89 में 11 जोड़ेंगे तो 94 थोड़े होगा, तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में यह शासक बना। ये 11 में बना, अब अकबर 13 साल में बना था। 13 साल के बाद, मतलब 13 साल, 14वां साल उसका चल रहा था जब शासक बना था अकबर, तो ये 11 साल में मात्र शासक बना। तो बाबर का जन्म, बाबर वॉज बोर्न ऑन 14 फरवरी 1483 and he became ruler in the age of 11 year in 1494। तो 1494 में मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना। अब थोड़ा सा मैं इसको मैप पे बता दे रहा हूं, इतना क्लियर। अब इसको देखिए, जैसे अगर भारत की बात करेंगे तो भारत यहाँ है, इसको थोड़ा और नीचे कर देना चाहिए, हाँ, यहाँ भारत की स्थिति है, और ये इधर सऊदी अरब। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है फरगना है, यानी फरगना मतलब तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, जब तुर्कमेनिस्तान करेंगे तो इसी में आप देखिए, ये तुर्कमेनिस्तान के ऊपर में तुर्कमेनिस्तान बीच में हो गया। अब इसी में याद रखेंगे कि कौन कौन इसके पड़ोसी हैं, कौन कौन से पड़ोसी हैं। तो यहां याद रखेंगे, इधर उज्बेक है, उज्बेक, थोड़ा और नीचे कर लिया जाए तो सुविधा हो जाएगा। तो इधर उज्बेक है, उज्बेक, इधर सफवी है, सफवी, और फिर तब यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं, उज्बेक उज्बेकिस्तान में है, सफवी है, और तब यहां याद रखेंगे इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बगल में फिर भारत की स्थिति है, भारत। हाँ, ये भी थोड़ा खिसका हुआ लग रहा है, इसको भी खिसका दिया जाए। अब देखेंगे तो ये स्थिति है। उज्बेक शासक जो था, उज्बेक शासक था शैबानी खां, उज्बेक शासक था शैबानी खां, और ये ईरान में सफवी वंश का शासन था, ईरान में सफवी वंश का शासन था। इसको भी आप याद रखिएगा, ईरान में सफवी वंश का शासन था, सफवी वंश का शासन था ईरान में। तो यहां ध्यान में रखेंगे, ईरान में जो सफवी वंश का शासन है, सफवी वंश का शासन ईरान, ये काफी ताकतवर थे। और यहीं पर एक और चीज याद रखेंगे कि इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है, इधर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, इस साइड कैस्पियन सागर है, इधर ईरान सफवी वंश का शासन है, ऊपर उज्बेक है, ये अफगानिस्तान है, भारत है।
अब स्थिति क्या हुई कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई इन द एज ऑफ 11 ईयर, 11 वर्ष की अवस्था में बाबर बिकेम द रूलर, बाबर शासक बना। तो स्वाभाविक सी बात, छोटा बच्चा समझ के आंख दिखा दिया, ठीक है। मतलब ये कि बाबर मात्र 11 साल का है और उज्बेक शैबानी खां ताकतवर है, इसने क्या किया, भगा दिया बाबर को, फरगना छीन लिया, फरगना पर अधिकार कर लिया। यानी ये तुर्कमेनिस्तान जहां है, ये तुर्कमेनिस्तान में ही फरगना है, यानी फरगना, फरगना, फरगना का शासक था कौन, उमर शेख मिर्जा। फरगना छीन लिया शैबानी खान ने, और शैबानी खान ने जिस मेथड से बाबर को हराया, बाबर ने उसी मेथड का यूज किया भारत को जीतने में। इसीलिए आता है क्वेश्चन, तुलुगमा पद्धति बाबर ने किससे सीखा, तो उज्बेगों से सीखा। एक पॉइंट याद रखिएगा, तुलुगमा पद्धति बाबर ने किससे सीखा, उज्बेगों से सीखा, शैबानी खां से सीखा, शैबानी खां से सीखा। क्लियर। अब यहां से क्या हुआ, तो कई बार प्रयास किया फरगना को जीतने का, जब नहीं जीत पाया तब इसने 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, काबुल पर अधिकार किया। अब पहला क्षेत्र था जिसको काबुल पहला क्षेत्र था जिसको बाबर ने जीता था, इसीलिए काबुल से इसका विशेष प्रेम है। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, इसीलिए क्या किया गया, टेम्पोररी जो है आगरा में दफना दिया गया, फिर परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया था काबुल, पता है ना। तो टेम्पोररी जो है आराम बाग में आराम करने दिया, कहां पर, आगरा में, फिर उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया। तो इसका अभी जो वर्तमान में जो उसका मकबरा है, टॉम्ब ऑफ बाबर इज इन काबुल, काबुल में है। कई बार पूछता भी क्वेश्चन कि बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। लेकिन ये भी याद रखिएगा, टेम्पोररी कहां पर उसे दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था। नूरे अफगान बाग उसको बोलते हैं, या आराम बाग बोलते हैं। उसी के आहता में, उसी में ये है, आगरा का किला है। आगरा के किला के बाहर जो बागीचा आराम बाग का निर्माण करवाया था। बाबर को बहुत कम समय मिला, उस कम समय में 2-3 ठो बगीचा बनवा दिया, तो उसमें एक आराम बाग भी है, ठीक है। और 1-2-3 मस्जिद का निर्माण किया, संभल के मस्जिद का निर्माण करवाया, फिर आगरा के मस्जिद का निर्माण करवाया। तो 2-3 मस्जिद का निर्माण करवाया, तो ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाया। 4 साल का ही था शासन, और 4 साल में 4 गो युद्ध ही लड़ा है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, तो 4 युद्ध लड़ना पड़ा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि एट लास्ट जब नहीं कर पाया अधिकार, तो बाबर ने काबुल पर अधिकार किया 1504 में, और तब भारत के आने की पृष्ठभूमि बनी, और बैकग्राउंड ऑफ कमिंग ऑफ इन इंडिया वाज क्रिएटेड। एक्चुअली वाज क्रिएटेड मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि निर्माण किया गया, निर्माण हुआ इसीलिए क्योंकि भारत की जो स्थिति थी यहां पर 1517 में इन 1517 घटोली के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ घटोली, राणा सांगा ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय राणा सांगा इन द बैटल ऑफ घटोली। घटोली के युद्ध में पराजित हुआ था कौन, इब्राहिम लोदी। लेकिन इसको समझ में आ गया कि जितनी बड़ी सेना सिकंदर लोदी ने बना रखा है, दोबारा गए तो जान भी बचाना मुश्किल होगा। राणा सांगा को यह महसूस हो गया, इसीलिए राणा सांगा ने क्या किया, इनविटेशन भेजा, किसको, बाबर को, कि आइए एक बड़ा क्षेत्र है, खूब लूट का धन मिलेगा। वो सोचा कि जैसे महमूद गजनबी आया था, लूट के ले गया था, वैसे ही बाबर आएगा, बाबर को काबुल से विशेष प्रेम है, आएगा लूट के ले जाएगा। लेकिन वो आया तो यहाँ का ये देश ही उसको अच्छा लग गया, फिर यहीं पर परमानेंट वो शिफ्ट कर गया। तो यही ये दिक्कत हुई राणा सांगा को। दूसरी बात की, राणा सांगा ने कहा था कि मैं भी मदद करूंगा, लेकिन जब आया था तो पानीपत के युद्ध में किसी प्रकार की मदद राणा सांगा से नहीं मिली, तो राणा सांगा को इस कारण से भी पनिश करना था। लेकिन राणा सांगा की उस छोटी सी फौज को हराने में बाबर की स्थिति गंभीर हो गई। और एक चीज याद रखिएगा कि बाबर को पानीपत के युद्ध में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितना कि खानवा के युद्ध में था। खानवा का युद्ध एक ऐसा समय था जब बाबर हार रहा था, तो बाबर ने भारत में आक्रमण कब किया था, एक पॉइंट लिखिएगा 1519 ईस्वी में, इन 1519
1519 ईस्वी में। जिसको नहीं पता है वो पॉइंट लिख सकते हैं कि 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। काबुल वॉज कैप्चर्ड बाय बाबर इन 1504। 1504 ईस्वी में काबुल पर बाबर ने अधिकार किया। अब लिखिए इन 1519 1519 ईस्वी में बाबर ने भेड़ा के किला को जीता। भेड़ा के किला को जीता, फोर्ट ऑफ भेड़ा, कहीं कहीं भीरा भी दिया रहता, कंफ्यूज मत कीजिएगा, भीरा या भेड़ा। भेड़ा के किला को जीता। तो बाबर वॉन द फोर्ट ऑफ भेड़ा इन राजपूताना रीजन, राजपूताना क्षेत्र में था भीरा का किला, तो भीरा का किला जीता। इट वॉज द फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर इन इंडिया। यह भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण था। भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण था। और पांचवा आक्रमण था कौन? पानीपत। यानी पानीपत से पहले 4 बार आक्रमण और कर चुका था। तो पांचवा आक्रमण, कहीं कहीं लिखता है कि 5 बार आक्रमण कर चुका था, तो वैसे मतलब 6ठा आक्रमण हो जाएगा, लेकिन कई किताबों में मैंने देखा है 5वां ही रहता है। 5वां आक्रमण पानीपत का युद्ध था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इससे पहले एक पॉइंट ये ईस्वी सन में एक याद रख सकते हैं, घटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? घटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ये पहले भी पिछले क्लास में भी मैंने बता दिया था, पिछले क्लास में भी मैंने बता दिया था कि तो इन द बैटल ऑफ घटोली, घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो छोटी सी टुकड़ी थी जिसको पराजित किया, जिसमें कि इसको एहसास हो गया कि अगर पूरी सेना आ जाएगी तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। ठीक है। इन 1526 1526 ईस्वी में, 1526 डेट भी दिया हुआ, डेट क्या दिया? 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526। बहुत लोगों ने मैं देखता हूं कि डेट वेट भी याद रख देते हैं, मुझे कभी याद ही नहीं हुआ है। घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी की मिलिट्री ऑफ इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय राणा सांगा इन 1517 इन द बैटल ऑफ घटोली। घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1526, तो वही बहुत लोग इसका डेट भी याद रख देते हैं, मुझे कभी डेट याद नहीं हुआ। बहुत सारे डेट है मैंने कभी याद ही नहीं किया, मुझे याद ही नहीं हुआ। बहुत लोग इतिहास पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, रट लेते हैं, और वही लोग ज्यादा इतिहास में गलती करते हैं, कारण कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो ज्यादा स्टडी कीजिएगा ज्यादा कंफ्यूजन होगा और ज्यादा गलती कीजिएगा, इसीलिए मोर रिवीजन करने की जरूरत है। अब मोर रिवीजन कीजिएगा तो ज्यादा पढ़िएगा, दिक्कत हो जाएगा, रिवीजन कहाँ से होगा उतना। रिवीजन कीजिएगा तो एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन होते रहेगा, यहाँ सारा सब्जेक्ट है तो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। चलिए के लिए, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध में, प्रथम युद्ध कौन था? तो हाँ, बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर। ठीक है। और यही याद रखिएगा क्या हुआ? भारत में मुगलों के शासन की स्थापना हुई। भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। मुगल शासन की स्थापना हुई। मुगल रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। मुगल शासन की स्थापना हुई। क्लियर? अब यहीं पर यहां मैंने बताया था इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना को मात्र 10,000 की सैनिक टुकड़ी से बाबर ने पराजित कर दिया था। मैंने बताया था इसी को तुलुगमा पद्धति कहते हैं। तुलुगमा पद्धति बाबर ने किससे सीखा था? उज्बेक शासक शैबानी खां से सीखा था। और रूमी पद्धति के अंतर्गत इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि तुलुगमा पद्धति क्या है और रूमी पद्धति क्या है। तो तोप को, हालांकि इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, तो ये तोप को सजाने की विधि है कि तोप जो है इस तरह से सजा दिया जा रहा था और इसके दोनों साइड में गड्ढे खोद दिए जा रहे थे ताकि इधर से अटैक ना हो, दोनों साइड से अटैक ना हो। और सेना की टुकड़ी यहाँ रहती थी। अब जब विरोधी सेना है, यानी इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख की सेना है, ये 1 लाख की सेना है और यहाँ मात्र 10,000 के सैनिक हैं, तो पहले तो तोप से हमला किया जाएगा।
तोप से हमला होगा तो स्वाभाविक सी बात है भीड़ इधर उधर होगी। अब लोग क्या जान बचाएगा ना कि कहां से गोला गिर जाएगा। अब इसके बाद सैनिक इधर से निकलेंगे सैनिक, और ये सैनिक 3 भाग में बढ़ जाएंगे, एक सामने की ओर, एक इस तरह से, एक इधर आ गया, एक इधर, एक इधर, ये साइड से आकर के घेर लेगा। यानी कि मात्र 10,000 की सेना थी, लेकिन ये जब जान बचा के भागने लगे, देखते जिधर जा रहे हैं उधर बाबर के सैनिक पा रहे हैं, तो इन लोगों को लग गया कि गलत सूचना थी कि 10,000 सैनिक है, मतलब कि ये तो हमारी सेना से भी ज्यादा है। तो ऐसे में और हतोत्साहित होकर ये लड़ नहीं रहे थे, जान बचा रहे थे, ये मार रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है जीत इनकी होगी। तो वही चीज बोलते हैं, कई बार होता है कि डिफेंडिंग करने में आपकी स्थिति गंभीर हो जाती है। 99 पे जाने के बाद जो है ना, 1 रन बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर जो है मेहनत करने लगता था, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा 99 पे आउट होने का रिकॉर्ड उसी ने बनाया है। तो ये दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज, ठीक है, 1 रन के लिए जो है तरस जाता था, और उसी चक्कर में कई बार मैच भी हार गया, भारत मैच हार गया इस चक्कर में। तो यही चीज याद रखिएगा, तो डिफेंडिंग करके रहिएगा तो ज्यादा संभावना रहेगी अनसक्सेसफुल होने की। अटैक कीजिए, बीपीएससी क्या, पीटी क्या है, कुछ नहीं है, तो हाँ अटैक करना है, तो अटैक करना है। अंदर से डरे रहेंगे, पीटी निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिमाग में ये जब चलेगा तो स्वाभाविक सी बात है मुश्किल हो जाएगी। अब पहले से दिमाग में बैठा लिए कि पीटी पीटी पीटी, अरे पीटी कुछ नहीं है, बस ये दिमाग में बैठाइए कि पीटी कुछ नहीं है। हाँ, तब उसके बाद हाँ, लेकिन ये दूसरे को मत दिखाइए पीटी कुछ नहीं है, अपने अंदर में फील करना है, ठीक है। ज्यादा दूसरे को दिखाने लगा तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो भी घातक है, वो ज्यादा घातक है, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा तुलुगमा पद्धति, ये तोप सजाने की विधि, ये जो विधि थी ना, ये तुलुगमा पद्धति थी। तुलगमा पद्धति, इसी को तुलगमा भी बोलते हैं, तुलुगमा भी बोलते हैं, तुलुगमा पद्धति। ये रूमी पद्धति है तोप सजाने की विधि, रूमी या उस्मानी विधि, रूमी या उस्मानी विधि। तोप सजाने की विधि जो थी वो रूमी या उस्मानी विधि थी, और युद्ध लड़ने की जो विधि थी तुलुगमा विधि थी, तुलुगमा विधि थी। रूम सागर है ना, रूमी विधि, रूम सागर के आसपास के क्षेत्र में ये विधि का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था तोप सजाने की विधि का, इसी को रूमी विधि बोलते हैं, उस्मानी विधि बोलते हैं। चलिए, तो ठीक है, रूमी विधि या उस्मानी विधि एक हो गया तुलुगमा विधि। तुलुगमा पद्धति पूरा होलसम, पूरा जो युद्ध लड़ने की पद्धति है होलसम, ठीक है, उस्मान ने यूज किया था। ऐसा कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है कि हिस्ट्री में, बस ये याद रखिए रूमी या उस्मानी विधि से तोप सजाया गया था। तोप सजाने की पद्धति रूमी या उस्मानी विधि, युद्ध लड़ने की विधि तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति किससे सीखा था बाबर ने? ये लर्न फ्रॉम उज्बेक रूलर शैबानी खां सीखा था। क्लियर, आगे चला जाए। अब आगे चलते हैं, तो बाबर से रिलेटेड इतना पॉइंट दिमाग में बैठ गया। अब इससे आगे बढ़ा जाए, बाबर से रिलेटेड याद रखिए, बाबर के पूर्वज, देखिए बाबर मंगोल और तुर्क की मिश्रित प्रजाति थी, बाबर प्रजाति से था। तो बाबर वाज फ्रॉम अ मिक्सचर स्पीसीज ऑफ मंगोल एंड तुर्क, मंगोल और तुर्क के मिश्रित प्रजाति से था, व्हिच वाज कॉल्ड चगताई तुर्क, जिसे चगताई तुर्क कहते हैं। अब देखिए यहाँ रीजनिंग है, यहाँ रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग। रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे? तो रीजनिंग ऐसे पढ़ेंगे कि बाबर के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर जो है इसके, बाबर के जो है वो क्या थे? मंगोल और तुर्क थे। तो याद रखना है मंगोल में याद रखना, एक तो मंगोल याद रखना है, और दूसरा याद रखना है तुर्क। तो याद रखेंगे, देखिए माँ से मंगोल, माँ से माता, और प से पिता और प से पांचवा, मतलब आपके दिमाग में माता पिता 14वां 5वां तुर्क मंगोल, इतना पॉइंट रहेगा। अब अगर मां से माता मां से मंगोल है तो पिता तुर्क हो गए, रीजनिंग, ठीक है। दूसरी बात, पिता से 5वां वंशज है, पिता से 5वां वंशज है तो माता से 14वां वंशज है, और 14वां वंशज है चंगेज खां का, च से चंगेज खां, च से 14वां, तो तैमूर का हो गया 5वां। तो सब जगह रीजनिंग है, रीजनिंग याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक को याद रखना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, बाबर वाज एंसेस्टर ऑफ मंगोल एंड तुर्क, फ्रॉम मंगोल मदर एंड फ्रॉम तुर्क फादर। तो मंगोल माता और तुर्क पिता से उत्पन्न संतान था, और इसी में पिता तैमूर लंग का 5वां वंशज था, 5th एंसेस्टर ऑफ
ये नहीं क्या बोलते हैं, प्रीसीडेटर बोलते हैं, हाँ, जो था वंशज था, कौन था? बाबर था। पिता की ओर से 5वां था और माता की ओर से 14वां वंशज था। अच्छा, यहीं पर एक और पॉइंट याद रखना है कि तैमूर लंग, तैमूर मतलब इसीलिए इसको एक मूवी आई थी ना, कौन? मुगले आजम। मुगले आजम बताया भी था मैंने शायद कि मुगले आजम में वो सलीम जो है सो अनारकली के चक्कर में रहता है। तो अब इसके कारण से जो है सो उसके पिता समझाते हैं सलीम को और बोलते हैं कि तैमूरिया खानदान को यह शोभा नहीं देता है। कहने का अर्थ है कि रूल करो, शासन करो। अब कहाँ ये अनारकली के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये जो है सो तैमूरिया खानदान शब्द का प्रयोग किया। और खानदान तैमूरिया एक चित्र भी है, एक चित्र भी है खानदान तैमूरिया, जो बनाया गया था किसके समय में? तो ये हाँ बिहजाद खानदान तैमूरिया है। दो, अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कई चित्रकार हुए हैं। बिहजाद के बाद हुआ था, दो चित्रकार हुए थे जो हुमायूं के समय में, हुमायूं के समय में आए थे। अब्दुल समद, एक अब्दुल समद थे और दूसरे जो है मीर सैयद अली है, मीर सैयद अली। तो उसी के समय में एक कलेक्शन किया गया था चित्रों को, जिसको खानदान तैमूरिया कहते हैं। आएंगे अगला जो सेक्शन है, अभी तो हम लोग मुगल शासक वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद सब चीज पढ़ना, स्थापत्य कला, चित्रकला, सब पे एक एक सेक्शन होता है। चूंकि यहाँ थोड़ा सा हम लोग फास्ट लेके चलेंगे तो थोड़ा फटाफट में इसको खत्म करना है। चलिए, तो हो गया क्लियर। तो मंगोल माता, तुर्क पिता, चंगेज खां का 14वां वंशज। अब देखिए मुगल काल में बाबर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने अभी बता दिया, सब कुछ क्लियर हो गया है। बाबर भारत आया, भारत में उसने क्या किया? युद्ध लड़ा। मात्र 4 साल उसका शासन है। 1526 में शासन प्राप्त किया, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 5 साल बोलिए, 1526 से 1530 तक, मतलब 4 साल का शासन, 5 साल में मृत्यु हो गई 1530 में। और उसी में एक कहानी है, वो कहानी बाद में भी ये करेंगे। ऐसे भी बताया था मैंने कि बोला जाता है कि हुमायूं की तबीयत खराब हुई थी, और जब हुमायूं की तबीयत खराब हुई थी तो बाबर ने दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी कि इसको ठीक कर दिया जाए, बदले में मुझे उठा लिया जाए। दुआ कबूल हो गई और इसको जो है सो हाँ, तो उसकी डेथ हो जाती है। वो याद करने का, पढ़ने का तरीका है, कहीं पर किसी पर ये करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ध्यान में रखिएगा। तो 4 साल में 4 युद्ध लड़ा। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। तो इससे क्वेश्चन, क्या क्या चीज से क्वेश्चन आता है वो याद रखना है। मुगल काल में पहला रूलर कौन है? फर्स्ट रूलर हुआ बाबर। क्लियर? बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, इसको 30 कर लीजिएगा। देखिए 90 हो गया। वही मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत एरर है, वो एरर को ठीक कर लेंगे। 1526 से 1530, 1530 तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। इसमें 1526 में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत का युद्ध कब लड़ा? 1526 में। इसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में, और 1529 में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध यहां याद रखना है कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ खानवा। और इसी युद्ध में याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध जब जीता था ना, तो पूरे काबुल में, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। हाँ, काबुल में चांदी का सिक्का दिया था। और जब खानवा का युद्ध जीता था तो एक जो मुसलमानों के ऊपर जो एक टैक्स लगता था, वो तमगा टैक्स लगता था, वो तमगा कर ये हटा दिया था। और खानवा के युद्ध के बाद तमगा टैक्स हटा लिया। दूसरी बात, खानवा का युद्ध जो था, खानवा के युद्ध में बाबर ने, एक समय ऐसा था कि बाबर हार रहा था। अच्छा, ये खासियत बाबर की भी थी और यही खासियत सिकंदर की भी थी। हारती हुई बाजी ये लोग जीत जाते थे। ये अपनी सेना को इतने उत्साहित कर देते थे कि सेना जो है पूरा दम लगा देती थी। और यही कारण यहां पर हुआ, जब देखा कि हार रहे हैं तो इसने फिर धर्म का सहारा लिया। इसने कहा कि ये जिहाद है, ये सिर्फ धर्म नहीं, ये युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये जिहाद है। और मैं धर्म योद्धा हूं, मैं गाजी हूं,
गाजी मतलब धर्म योद्धा होता है, इसने खुद को गाजी घोषित किया खानवा के युद्ध में। और यही कारण है कि इस युद्ध के बाद तमगा नामक कर जो है मुसलमानों पर से हटा लिया गया, मुसलमानों पर से तमगा नामक कर हटा लिया गया था। तो ये सेकेंड बैटल है खानवा। तो पहला पानीपत, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, दूसरा खानवा, राणा सांगा को पराजित किया, तीसरा चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय को पराजित किया, ये झारखंड क्षेत्र में मेदिनी राय को पराजित किया। और उसके बाद घाघरा के युद्ध में अफगान पराजित हुए, 1529 में अफगान पराजित हुए। अफगान जो थे ना वो बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में थे, तो अफगान पराजित हुए घाघरा के युद्ध में। अफगान ऐसे भी पहले अफगान ही है ना, वो इब्राहिम लोदी कौन है, अफगान है। तो इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद जो बाकी अफगान थे सब संगठित हुए और उसको पराजित किया था। अच्छा, एक मजेदार बात है, चंदेरी के युद्ध में शेर शाह बाबर की ओर से लड़ा था और घाघरा के युद्ध में शेर शाह बाबर के विरुद्ध लड़ा था। अफगानी था, वो क्या किया ना, आकर के मुगल सेना में शामिल हो गया और शामिल होकर के सीखने लगा कि कैसे लड़ता है ये लोग। ठीक है, अब उसी समय बाबर की जब इस पे नजर पड़ी तो बाबर समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, तो हुमायूं को बोला इस पे नजर रखो और जरूरत पड़े तो मार दो इसको। तो ये चीज इसको एहसास हो गया, तो फिर वहां से भागा। और उसके बाद तब जाकर जब घाघरा का युद्ध हुआ, सारे अफगान जब इकट्ठे हुए, तो ये एक बार तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़कर उसका टेक्निक देख लिया, अब फिर उसके अगेंस्ट लड़कर देख लिया कि कैसे लड़ा जाए इससे। और तब ये चौसा और कन्नौज दोनों युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया, दोनों युद्ध में पराजित किया। तो वही टेक्निक का यूज किया। अब आपकी सारी ताकत पता रहेगी। देखिए आजकल मैच इंटरेस्टिंग काहे हो जाता है कि लोग आईपीएल खेल लेता है, तो आईपीएल खेल लेता है तो उसमें क्या होता है कि सब टीम एक दूसरे को जान रहा है कि किसकी कहाँ ताकत है, कहाँ वीक पॉइंट है, अब उसी का यूज करता है तो खेल और मजेदार हो जा रहा है। तो वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि ये युद्ध ज्यादा मजेदार हो गया कि यहाँ पर जो है चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़ा था, बाबर की सेना की ओर से लड़ा था कौन, शेर शाह। और घाघरा के युद्ध में बाबर की सेना के विरुद्ध लड़ा था। बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण भेरा के खिलाफ हुआ, अभी बता दिया था मैंने। जब उसने भारत पर पहली बार बारूद जब उसने उत्तर भारत में पहली बार, यहां याद रखेंगे, उत्तर भारत में पहली बार, यानी उत्तर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था दक्षिण भारत में बारूद का प्रयोग हो चुका था। किसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में, पता है ना। तो यहां ये लिख देंगे उत्तर भारत, उत्तर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया, बारूद का प्रयोग। हाँ एक चीज लेकिन याद रखिएगा, भारत में पहली बार संगठित तोप का प्रयोग किसने किया, बाबर ने किया। संगठित तोप का प्रयोग, ऑर्गेनाइज्ड टैंक जो है वाज यूज्ड बाय बाबर इन इंडिया एट फर्स्ट। क्लियर। तो 4 युद्ध याद रहेगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध और किसके विरुद्ध हुआ ये भी आता है क्वेश्चन, कौन युद्ध किसके विरुद्ध हुआ, लिख लिए ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट लिखेगा। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था, दानी स्वभाव के कारण, ड्यू टू डोनेटिंग नेचर ही वाज कॉल्ड कलंदर। इसके बाद बाबर तुर्की का बहुत बड़ा विद्वान था, ही वाज अ स्कॉलर ऑफ तुर्की लैंग्वेज, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के बाबरी। तो टू ऑटोबायोग्राफी वाज रिटन बाय मुगल रूलर्स, मुगल शासकों के द्वारा 2 आत्मकथा लिखी गई, एक बाबर के दूसरा जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर का जो आत्मकथा थी वो उसने पूरा नहीं किया, उसको मोहम्मद हादी ने और मोहतमीद खां ने पूरा किया था, मोहतमीद खां और मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। याद है। तो तुर्की का बहुत बड़ा विद्वान था, उसने तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन टर्की, तुर्की में लिखा अपनी आत्मकथा। कौन था, तुजू के बाबरी। और इसका फारसी अनुवाद जो था बाबरनामा था, बाबरनामा वाजा फारसी ट्रांसलेशन ऑफ तुजू के बाबरी। और बाबर की कविता का संग्रह था दीवान। और इसके अलावा बाबर इन्वेंटेड अ न्यू पोएटिक आर्ट दैट इज मुबैयान, एक नई काव्य शैली का विकास किया जिसको मुबैयान कहते हैं, मुबैयान। इतना पॉइंट बाबर से रिलेटेड और याद रखना है,
बाबर से संबंधित इतने पॉइंट्स और याद रखने हैं। पहला कि बाबर was also called कलंदर, बाबर को कलंदर भी कहा गया। बाबर वाज ए स्कॉलर ऑफ तुर्की, बाबर तुर्की का विद्वान था। इसने तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी जिसे तुजुके बाबरी कहा जाता है। ही रोट अ ऑटोबायोग्राफी क्लियर। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा है। बाबरनामा इज ये किसके द्वारा? रहीम के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को पता है। बाबरनामा किसने तैयार किया था? रहीम ने। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना क्लियर, रहीम के द्वारा तैयार किया गया था। ज्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, फारसी अनुवाद, मतलब तुजुके बाबरी का जो अनुवाद किया था वो रहीम ने किया। अरे अब ये बोलिएगा कि तुजुके बाबरी किसकी रचना है, तब तो दिक्कत ना है। वो तो आत्मकथा है बाबर की। आत्मकथा कौन लिखेगा? खुद ही लिखेगा, ठीक है। तो बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, और उसका अनुवाद जो किया था वो रहीम ने किया था। रहीम के द्वारा तैयार किया। नहीं, हम लोग भी कई बार होता है ना कि कई बार पढ़ते पढ़ते जाने, ज्यादा पढ़ लेने से एक समस्या हो जाती है कि कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार इसी तरह के कुछ सवाल थे, मतलब कि जो पूछ दिया कि अच्छा ये किसने लिखा है, तब वहां पर पता चला कि वो तो ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बाबरनामा रहीम के द्वारा तैयार किया गया, और इसके कविता का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ बाबर इज दीवान। ही इन्वेंटेड अ न्यू पोएटिक आर्ट, एक नई काव्य शैली का विकास किया। डेट वाज मुबैयान, उसको मुबैयान कहते हैं। मुबैयान ऐसे भी होता है, MUBAIYAN, मुबैयान। तो मुबैयान जो है, मतलब कि जो लिखा रहेगा ना, मुबैयान लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। बाबर के बाद आया हुमायूं। आफ्टर बाबर हुमायूं बिकेम द रूलर ऑफ मुगल रूलर। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, कई बार क्वेश्चन पूछता है बाबर का पूरा नाम, लेकिन पूरा नाम केवल उतना ही नहीं है, उसमें और भी कुछ लगा हुआ रहता है, तो इसलिए ज्यादा याद नहीं करना। हाँ, ये है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से बाबर को जानते हैं, और हुमायूं को नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से जानते हैं। तो इसका पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नासिरुद्दीन। और जहीरुद्दीन था बाबर, बाबर जहीरुद्दीन, हुमायूं नासिरुद्दीन। इसका जन्म का वर्ष है 6 मार्च 1508, यानी काबुल पर कब्जा करने के 4 साल के बाद इसका जन्म हुआ। जन्म स्थान वही काबुल है, काबुल जन्म स्थान है। पिता बाबर और माता महामनगा दो है। एक तो ये महामनगा है, एक महामनगा धाई माँ है अकबर की धाई माँ महामनगा, जिसका पुत्र है अधम खां का 2 बार फेंका था, छत से गिरा था, नहीं मरा तो फिर दोबारा ऊपर से फेंका गया था। ये मूवी देखे होंगे, जोधा अकबर है वो, ठीक है। आज जोधा, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है कि जोधाबाई जो थी ना, वो जहांगीर की पत्नी थी। हालांकि राजपूत कन्याओं को उनके पिता प्यार से योद्धा मतलब जोधा बोलते हैं, तो वैसे जोधा बोला जाता था उसको भी, जो क्या नाम है, हाँ नहीं, अकबर की जो हरकाबाई, तो हरकाबाई को भी उसके पिता जोधा बोलते थे। लेकिन ये मतलब जोधाबाई के नाम से जो पॉपुलर थी वो थी जहांगीर की पत्नी कौन थी? हाँ, मानसिंह की, मानबाई नहीं, एक पत्नी रहे तब ने दिक्कत होगा। हाँ, सबसे बड़ी पत्नी थी मानबाई सबसे बड़ी पत्नी थी, मानसिंह की बेटी थी। और उसके अलावा उसके बाद फिर एक्चुअली क्या है ना कि नूरजहां, हाँ, नूरजहां से भी उसने विवाह किया था, और नूरजहां से बोला जाता है विवाह करने के लिए उसके पति को मार दिया था, जो अली कुली बेग अफगान था, और चूंकि अब उसको मार के प्राप्त किया, आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। हुमायूं से रिलेटेड इतना पॉइंट याद रखना है, फुल नेम वाज नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म का वर्ष 6 मार्च 1508। अब डेट मत याद कीजिएगा, मैंने कभी याद नहीं किया। जन्म स्थान काबुल, तो बर्थ प्लेस काबुल। पिता बाबर एंड माता महामनगा। और इसके भाई थे कामरान अस्करी हिंदाल।
अब इसके भाई का नाम याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इतिहास में मुगल काल में पहला शासक था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू हिज ब्रदर्स। अपने भाइयों में इसने अपने साम्राज्य को बांटा था, जबकि बाकी तो भाई भाई में लड़ाई हो जाता था। इसने बांटा। इतना ही नहीं ना, इसका एक जो सुलेमान, इसका एक चचेरा भाई था, उसको भी दिया था फरगना का क्षेत्र, उधर काबुल का ना, तो क्षेत्र दिया था। तो अपने भाइयों के बीच ने कामरान को काबुल दिया था, अस्करी और हिंदाल। तो साम्राज्य को इसने अपने भाइयों में बांटा था। किसने? हुमायूं ने। एक्चुअली पिता ने कहा था कि मिलजुल के रहना, तो फॉलो किया था इसको, बाबर की बात को फॉलो किया था। क्लियर? अब इसके शासनकाल को 3 भाग में बांट के देखेंगे, आगे होगा तो एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके शासन का 3 भाग है। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट ये कर लीजिएगा कि हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था, अपने साम्राज्य को बांटा था। और उसने क्या किया था? तो हुमायूं द्वारा साम्राज्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ एम्पायर बाय हुमायूं। तो हुमायूं वाज द फर्स्ट रूलर हु डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू हिज ब्रदर्स। अपने भाइयों में बांटा था। कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र दिया था। कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र दिया। अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को अलवर दिया। इसके अलावा इसका चचेरा भाई था सुलेमान, और सुलेमान को इसने बदखशां का क्षेत्र दिया। बदखशां अफगानिस्तान में ही क्षेत्र है बदखशां। तो बदखशां का क्षेत्र दिया था इसने सुलेमान को बदखशां का क्षेत्र दिया था। क्लियर? तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। सुलेमान इसका चचेरा भाई था जिसको बदखशां दिया था। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु के बाद तो हुमायूं के साथ में एक समस्या भी रही। बचपन से ही इसकी तबीयत खराब रही, या फिर ये लड़खड़ाते इसकी जिंदगी चली। और इसी पर एक इतिहासकार है लेनपुल, उसका एक स्टेटमेंट है। और आप लोग को पता है कि हुमायूं का जो काल है कब से? 1530 से 1556, मतलब रूलिंग पीरियड है। इस रूलिंग पीरियड में कुछ दिन के लिए भारत से इसको माइग्रेंट भी होना पड़ता है, निर्वासित भी होना पड़ता है, भारत से बाहर भी जाना पड़ता है, तो प्रवास पे जाना पड़ता है, मतलब बाहर निकलना पड़ता है। तो माइग्रेशन पीरियड है इसका 1540 से 1555। 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु भी तो कैसे? सीढ़ी से गिरकर, स्टेयर से गिरकर। तो सीढ़ी से गिर करके, और कौन सा, इसने खुद एक लाइब्रेरी बनवाया था, दीनपना भवन की लाइब्रेरी। हाँ, एक्चुअली इसका शौक सब जो है ना बड़ा उल्टा पुल्टा था। ये अफीम का शौकीन था, और पढ़ने का भी शौकीन था। ये तो वही हो गया कि दो बोतल ले लिए, उसके बाद अंग्रेजी झाड़ने लगे। तो कुछ इसी तरह की स्थिति, हुमायूं की स्थिति क्या थी कि इसने जो है ये अब अफीम ले लिया होगा, चल गया होगा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो बेचारा जो है लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर लेनपुल ने लिखा है कि यह जीवन भर लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुल ने इसी के संदर्भ में लिखा है। क्लियर? तो देखते हैं हुमायूं के शासनकाल का 3 भाग, यही मैं बताना चाह रहा था। हुमायूं के शासनकाल का 3 भाग, आरंभिक शासक 1530 से 40, फिर उसके बाद प्रवास काल, माइग्रेशन पीरियड 1540 से 55, और अंतिम शासन, लास्ट रूलिंग पीरियड 1555-56। अब देखिए, पहला युद्ध में, पहला भाग में इसको परेशान किया 2 लोगों ने। एक तो बिहार का अपना शेरशाह था, और दूसरा बहादुर शाह गुजरात का। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा पहले हुई है। अच्छा, याद रखिएगा, अंतिम जो शासनकाल का अंतिम भाग है, अंतिम शासनकाल लिख दीजिएगा। जो अंतिम शासनकाल, एक आरंभिक शासनकाल है और अंतिम शासनकाल है। तो शासनकाल का 2 भाग है, आरंभिक शासनकाल, अंतिम शासनकाल, बीच में प्रवास काल है। अच्छा, ये जो इसमें इसको बैरम खां की सहायता मिली थी, विद द हेल्प ऑफ बैरम खां की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैरम खां ही रीएस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। भारत में मुगल शासन की पुनर्स्थापना इसने किया विद द हेल्प ऑफ बैरम खां की सहायता मिली थी। बैरम खां एक शिया मुसलमान थे। ये खुद बाबर जो है सुन्नी था,
तो बाबर के जितने वंशज हो गए सुन्नी, यानी मुगल शासक जो थे वो सुन्नी थे, मुगल शासक सुन्नी थे। और यहां याद रखना कि बैरम खान शिया था। और एक अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन था पता है? अकबर के गुरु था ना, नहीं अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ जो है वो अकबर का गुरु था। और उसके संदर्भ में बोला जाता है कि वो उनका कैरेक्टर ऐसा था ना कि भारत में लोग उसको सुन्नी समझते थे, और जब ईरान चले जाते थे तो वहां के लोग शिया समझते थे। तो कुछ उस तरह का यही कारण है कि धार्मिक रूप से बड़ा उदार रहा अकबर। अकबर में धार्मिक कट्टरता नहीं आई, वो सबके प्रति जो उदार रहा, तो उसका कारण यही था कि ऐसे शिया और सुन्नी जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं अक्सर जो है सो मतलब कि श्रेष्ठता। हाँ अच्छा 50 साल के बाद, हाँ नहीं अलग तो हो गए, लेकिन ऐसे भी, लेकिन विवाद का विषय तो शुरू से रहा। एक्चुअली विवाद क्या है? श्रेष्ठता को लेकर के, श्रेष्ठता को लेकर के जो विवाद रहा, जैसे कि ईरान की स्थिति रही, या फिर आप देखिएगा ईरान में शिया बाहुल्य क्षेत्र है, तो जहां जहां बहुलता रही जिनकी, तो वहां फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वहाबियों के बाद हुआ, चलिए ठीक है, उतना रिलीजन को मैं नहीं जानता हूँ। हाँ अब रही बात की जैसे इतिहास के संदर्भ में, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हुमायूं के शासनकाल का 3 भाग हो गया। आरंभिक शासनकाल कब से कब है? 1530 से 40। प्रवास काल हो गया 1540 से 55, और अंतिम शासनकाल हो गया 1555-56। इसी में याद रखिएगा, इसमें 2 युद्ध था, चौसा के युद्ध और कन्नौज के युद्ध में यह पराजित हुआ। सबको पता है चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। पता है ना कि आरंभिक शासनकाल में, इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, इसके बाद इस पर फिर से आता हूं मैं, देखिएगा। यहां है हुमायूं, मैंने बताया था हुमायूं का जो शासनकाल है, हुमायूं जब शासक बना तो 2 भाग है। ये 1530 से 40 की अवधि। जब पहली बात तो जब हुमायूं शासक बना तो 1532 में दौरा के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया था। दौरा के युद्ध में, पता है ना, 1532 में दौरा के युद्ध में, दौरा का युद्ध, तो दौरा के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया था। तो दूसरी पराजय अफगानों की मुगलों से, पहला था पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध के बाद दौरा का युद्ध। लेकिन इसके बाद फिर इधर बहादुर शाह है गुजरात का शासक, गुजरात का शासक बहादुर शाह, और शेर शाह बिहार बंगाल का शासक शेर खां। शेर खां इसीलिए क्योंकि जब वो मुगलों की सत्ता को हटाया तब उसने शेरशाह की उपाधि ली। तो शेरशाह की उपाधि 1540 में लिया। बोला जाता है कि जब ये आगे बढ़ता था, जब इसको जाता था हराने के लिए तो ये आगे बढ़ जाता था, फिर इसको जाता था तो ये आगे बढ़ाता था, दोनों साइड से परेशान रहता था। इसी बीच में एक घटना घटी, मैंने बताया था आप लोग को, अगर मॉडर्न इंडिया जब जिन्होंने क्लास की है, कौन शासक था? नीनो डी कुन्हा, एक पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा गुजरात के तट पर आया हुआ था, खंभात की खाड़ी में उसके जहाज थे। तो ये गया, बहादुर शाह सोचा कि उससे मदद लेके हुमायूं को हरा देंगे, अब पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वहीं पर इसकी बातों से, मतलब ये जाकर आदेश देने गया तो पुर्तगाली लोग ऐसे ही सनके हुए थे। तो उसने क्या किया, इसको जो है बहादुर शाह को वहीं मार करके समुद्र में फेंक दिया। तो एक दुश्मन तो गया, अब बच गया शेर खां। और शेर खां क्या किया था, पहला युद्ध जो था 1539 में, फर्स्ट युद्ध चौसा का युद्ध, यही बक्सर के पास है ना चौसा का युद्ध। तो चौसा के युद्ध में पराजित किया था हुमायूं को। अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया था, घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया था, जहां उसकी जान एक भिस्ती ने बचाई थी। ठीक है, हाँ भिस्ती। और जब फिर से हुमायूं शासक बना था तो उस भिस्ती को एक दिन का राजा बनाया था। अब वो एक दिन के शासनकाल में उसने क्या किया, चमड़ा का सिक्का चलाया था, चमड़ा का सिक्का चलाया था। ठीक है, एक्चुअली भिस्ती लोग जो होते हैं ना, भिस्ती लोग जो होते थे पहले, वो जो नया घर बनता था तो उस पर पानी पटाते थे, पानी डालते थे। जैसे अब तो मोटर है, मोटर लगाया, पाइप लगाया, पानी डाल दिए। पहले एक जाति होती थी, वो चमड़ा का थैली उनका होता था, उसमें पानी भर के लाते थे पीठ पर और उसको डालते थे। तो वही भिस्ती पानी लेने गया था तो देखा कि जो ये बादशाह जो है डूब रहा है, तो फिर बचाया।
बचाया तो उस एहसान के बदले में एक दिन का राजा बनाया। सोचा एक दिन में हम क्या करेंगे, चलो चमड़ा का सिक्का ही चला देते हैं, चमड़ा का सिक्का चला दिया था। ठीक है, तो वो कहानी है 1529 और 1539। अब 1540 ये कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज इज ऑल्सो नॉन एज बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम। एक तो हो गया बैटल ऑफ, इन द बैटल ऑफ चौसा हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह, और ठीक है, एंड जम्प्ड इनटू गंगा रिवर विथ हॉर्स टू सेव हिज लाइफ इन 1539 1539 में, एंड ही वाज सेव्ड बाय अ भिस्ती, एक भिस्ती के द्वारा वो बचाया गया था। हु वाज मेड अ किंग फॉर अ डे बाय हुमायूं लेटर ऑन, बाद में जब फिर से शासक बना था तो उसको बुलाया और उसको एक दिन का राजा बनाया था। क्लियर। अब 1540 में कन्नौज या बिलग्राम, अच्छा कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध था ना, इसमें हुमायूं पीछा कर रहा है किसका, शेरशाह का। शेरशाह क्या किया, कुछ सेना की टुकड़ी को आगे जाने दिया और अपने कुछ सैनिक इधर साइड होकर के इंतजार करने लगा कि तुम आओ थक करके, उसके बाद हराएंगे। मतलब यह कि जब आगे गया तो पता चला कि वो छला गया है। जो सैनिक टुकड़ी थी वो सिर्फ दिखावे के लिए आगे जा रही थी, आराम से आगे जा रही थी, पीछे पीछे की इस बार जो है इसको खत्म ही कर देंगे। फिर जब वापस लौटा तो थका हुआ था, यहाँ वेट कर रहा था कन्नौज में, तो कन्नौज या बिलग्राम में जो है बुरी तरह से पराजित किया बाबर ने, ये शेर खान ने हुमायूं को। और उसके बाद उसने क्या किया था, शेरशाह की उपाधि ली थी, क्लियर। तो ये एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा। इसके बाद तो यही है चौसा और कन्नौज। इसके बाद राजपूताना होते हुए ईरान पहुंच गया था हुमायूं। जब कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए मतलब कि ये क्या किया कि वहां से प्रवास कर गया, दिल्ली से निकल गया राजपूताना होते हुए। इसी में राजपूताना में 1542 अक्टूबर 1542 ना, 26 अक्टूबर अकबर का जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर। हाँ, तो वही 15 नहीं, नवंबर को हटा के अक्टूबर ही कर दीजिएगा, अक्टूबर ही होगा, ये याद रखें। 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अच्छा, उसका 14 फरवरी 1483 था बाबर का, इसका 15 अक्टूबर 1542। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, अमरकोट। तब देखिए जन्म ही इसका हो रहा है कहां, राजपूत घर में। तो राजपूतों की मदद मिली है किसको, हुमायूं को। तो अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ। और इसकी माता कौन थी, अकबर की तो हुमायूं की पत्नी कौन थी, हमीदा बानो बेगम। तो जब प्रवास काल में था हुमायूं, तो इसी बीच में अमरकोट में जब उसने शरण ली थी तो हमीदा बानो से इसका पुत्र होता है अकबर। और इसीलिए देखिए अकबर को टाइम ही नहीं मिला पढ़ने लिखने का, वो तो भटक रहा है इसी के साथ, हुमायूं के साथ। तो प्रॉपर वे में जैसे मकतब होता है, मदरसा होता है, मकतब और निचले स्तर के जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो मकतब और मदरसा होते हैं। तो मकतब और मदरसा जाने का ज्यादा अवसर इसको नहीं मिला। तो यही कारण है कि देखिएगा निरक्षर था, अक्षर का ज्ञान नहीं है अकबर को अक्षर का ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक नॉलेज हाँ, हालांकि उसने शिक्षा ली थी सब चीज की, लेकिन शिक्षा जो लिया मौखिक शिक्षा लिया। अब्दुल लतीफ जो थे उन्होंने कुरान सिखाया या बाकी जो पुस्तकें हैं उसका ज्ञान दिया। और यही कारण कि व्यवहारिक ज्ञान अधिक है अकबर के पास, जो तुलनात्मक जो अध्ययन वाला, यानी कि ये जो है सो निरक्षर था। निरक्षर तो आप लोग जो था अकबर मूवी देखेंगे उसमें भी पता चला हुआ निरक्षर है ना, कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है ना तो नहीं पढ़ पाता, तब पता चलता है कि वो निरक्षर है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अब जब वहां से आया बैरम खां का इसको सहयोग मिला। बहुत लोग अब पूरा उसका जीवनी ही पढ़ने लगते हैं हुमायूं का, कि जो कहाँ गया, किधर से घूम फिर करके आया। लेकिन एट लास्ट देखिएगा बैरम खां का सहयोग मिला। बैरम खां के सहयोग से
भारत आया, भारत में उसने 2 युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंदी का युद्ध। पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध है, फिर सरहिंदी का युद्ध। आफ्टर द बैटल ऑफ सरहिंद, सरहिंद या सरहिंदी रहता है, तो सरहिंद और सरहिंदी, तो इसी में याद रखा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध में पराजित करने के बाद अफगान वेयर डिफीटेड बाय बैरम खान।